सो हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो ये आज आपको एक नई चीज़ मिलेगी। क्लास 12th के लिए हम एक स्पेशल बैच लेके आए हैं जिसका नाम है कॉमर्स के चीते। इस बैच के लिए बेसिक बेसिक चीज़ें ये रहेंगी कि आप लोगों को हम लोग बिल्कुल जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं करी है प्रिपरेशन, बिल्कुल जो लोअर लेवल पे हैं बच्चे, जिनको अभी तक कुछ नहीं पता, जिनको कोई फिक्र नहीं है, इवन जिनके हाफ ईयरली जितने अच्छे नहीं गए हैं, फॉर देम हम लोग प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2 एंड टिल योर फाइनल एग्जाम्स इस सीरीज के अंदर हम लोग A to Z टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसको हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द चैप्टर 1। और इसके अंदर आपको इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज जो कि मैं पढ़ाऊंगा आपको काफ़ी ज़्यादा इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। और आपके इस जो मैं पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, आपके रूट्स तक इसको ऐसा मैं डेवलप करूंगा ताकि फ्यूचर तक आप इस चीज़ को कभी ना भूल पाओ। चाहे आप इसके बाद किसी भी फील्ड में चाहो, आप चाहे CA करो, इवन यू गो फॉर BBA, BCom, MBA, कहीं पर भी जाओ ना, आपको जो टॉपिक्स जो आपको जिस हिसाब से पढ़ाऊंगा आप कभी नहीं भूलोगे। बट इसके लिए मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, जब भी मैं कुछ पढ़ाऊँ अपनी कॉपी सामने रखना। मेक श्योर यू मेक द इम्पॉर्टेंट नोट्स फॉर यू ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। इसके साथ साथ देखो टेलीग्राम चैनल पे ये सारी जो मैं PPT दूंगा वो आपको अवेलेबल कराएंगे हम लोग, वो फ्लैश हो रहा होगा आपको, इवन हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो आपका एक ही काम है, बस अपने कान खुले रखो, सब कुछ भूल जाओ, बस स्टार्ट से हम लोग वापस से पढ़ेंगे। कोई बात नहीं, चला गया जो चला गया, हम वापस स्टार्ट करेंगे। तो अब एक छोटा सा इंट्रो आप लोगों के लिए। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की इकोनॉमिक्स, जो आपको हफ्ते में 2 दिन आपको मिलेगी ही मिलेगी, वो मैं मेक श्योर करूंगा। आपको हफ्ते में 2 दिन इकोनॉमिक्स मिलेगी 12th की। आप बस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो हमारे, ताकि नई नई नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 जो कि है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब सिंपल सी बात है, जो 12th की इकोनॉमिक्स है ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है माइक्रो, एक है मैक्रो का पार्ट। अब जो माइक्रो का पार्ट है पहले हम उसको कवर करेंगे। माइक्रो के अंदर आप क्या क्या पढ़ोगे, आपको मैं बेसिक ऊपर से ओवरव्यू दे देता हूँ। एक तो आपका सिंपल इंट्रोडक्शन का चैप्टर है जिसके अंदर आपको इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है। आपने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़नी है, पॉजिटिव क्या है, नॉर्मेटिव क्या है, फिर आपको थोड़ा सा कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर कॉस्ट के बारे में, और लास्ट में मार्केट्स के बारे में पढ़ना है। हम चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक ओवरव्यू देता हूँ आपको। इसके अंदर बात की गई है एक सिंपल इकोनॉमी के बारे में। अब सिंपल इकोनॉमी से आप क्या समझोगे? देखो, अभी हम लोग रह रहे हैं जहाँ पर भी रह रहे हो, ठीक है, आसपास आप लोगों को देखो, सब कोई काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गुड्स और सर्विसेज आपको दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल टीचर्स हैं वहाँ पर, डॉक्टर हैं आपके आसपास, ठीक है, केमिस्ट की दुकान है, प्रोविजनल स्टोर है, गारमेंट स्टोर है, कुछ ना कुछ गुड्स और सर्विसेज दे रहे हैं वो लोग। अब वो कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज आप लोग कंज्यूम कर रहे हो। अब देखो मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ, कुछ वर्ड है ना। अब पूरी इकोनॉमिक्स 2 वर्ड्स के अंदर सीमित होती है। सबसे पहले हमारी जो ज़रूरतें हैं वो अनलिमिटेड है। ऑब्वियस सी बात है, हमारी इच्छाएं, हमारी जो वांट्स है वो कभी नेवर एंडिंग है, कभी खत्म नहीं होती। लेकिन जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो काफ़ी ज़्यादा स्कार्स है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल देखो, आपका बर्थडे है, आपकी मम्मी ने आपको दिए 500 रुपीज़ कि जाओ बच्चों पार्टी कर लो। अब तो चलो मैं बोलता हूँ आपको 2000 रुपये दे दिए, 12th के बच्चे हैं यार, मैं कौन सा स्कूल के बच्चे थोड़ी है। 2000 रुपीज़ मदर ने दिए कि जाओ इंजॉय करो भाई, घूमो बाहर, ठीक है। अब वो 2000 रुपीज़ में आप क्या ही कर सकोगे? कितनी चीज़ें कर सकते हो? देखो, मूवी देख सकते हो, दोस्तों के साथ मूवी शूवी किए, खाना पीना किया, या अपनी पार्टी कर लो, कोई कारोबार वगैरह कर लो, पार्टी शार्टी कर लो, समझ गए ना। या फिर तीसरी चीज़ आप ये कर सकते हो, ठीक है, आप ये कर सकते हो, घर पे एक छोटा सा केक लाए, थोड़े पैसे सेव कर लिए और थोड़े स्पेंड कर लिए, ठीक है, ये चीज़ें कर सकते हो। अब ये 2000 रुपये में आप क्या कुछ कर लोगे? आपकी इच्छाएं तो बहुत है। आपका था कि यार मैं कपड़े भी ले लूंगा, ठीक है, मैं मूवी भी देख लूंगा, दोस्तों के साथ भी चल जाऊंगा, कैंडल लाइट डिनर भी कर लूंगा अपनी दोस्त के साथ, उसके साथ से कुछ पैसे बचा लूंगा। बट 2000 रुपये में इतना कुछ तो हो नहीं सकता। तो इकोनॉमिक सारी है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज और हमारी अनलिमिटेड वांट्स के बीच में बातें कि भैया क्या चीज़ है। अब इसी के ऊपर पहला चैप्टर हमारा मेन फोकस रहेगा इंट्रोडक्शन पे। सिंपल इकोनॉमी क्या है कि थिंक ऑफ एनी सोसाइटी, पीपल इन सोसाइटी नीड मेनी गुड्स एंड सर्विसेज इन देयर एवरीडे लाइफ।
इंक्लूडिंग फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर। आपको क्या क्या सामान चाहिए, सबको आपको चाहिए, ठीक है। टीचर्स को टीचर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए, डॉक्टर चाहिए इलाज के लिए। In fact, the list of goods and services that any individual needs is so large that no individual in society has all the things he needs. सब कुछ तो मिल नहीं सकता ना, जो है जितना है उतने में खुश रहने की आदत डल गई हम लोग। Every individual has some amount of the goods and services that he would like to use. A family farm may own a plot of land, some grains, farm implements, या also other labor services of family members. तो देखो ना, उसके पास सब कुछ तो नहीं है, उसके पास बुलक्स नहीं है, उसके पास कोई मशीन नहीं है, उसके पास हो सकता है पेस्टिसाइड ना हो अच्छे खरीदने के लिए पैसे, तो उसके पास थोड़ा बहुत सामान है, ठीक है। अ वीवर में हैव सम यार्न, थोड़ा बहुत उसका यार्न है, थोड़ा कॉटन है और थोड़ा इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो वीव कर सकता है क्लॉथ को। टीचर के पास लोकल स्कूल है, वहां पर वो पढ़ा सकता है। मैं टीचर हूँ, मेरे पास यूट्यूब है, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। सम अदर्स इन सोसाइटी में नॉट हैव एनी रिसोर्स एक्सेप्टिंग देयर ओन लेबर सर्विसेज। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी खुद की लेबर सर्विस देते हैं। जैसे हम देखते हैं जो मजदूर होते हैं, लेबर सर्विसेज वाले, जो डेली वेजर होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी सर्विस लेके जाते हैं, उनको लेके जाते हैं लोग, वो काम करके आ जाते हैं। उनके पास और कोई रिसोर्स तो नहीं, अपनी खुद की सोर्सेज है, खुद ही अपना काम, अपना स्किल है, वो यूटिलाइज कर रहे हैं। ईच ऑफ देम कैन प्रोड्यूस सम गुड्स और सर्विसेज बाय यूजिंग द रिसोर्सेज दैट इट हैज एंड यूज पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस टू ऑब्टेन द मेनी अदर गुड्स। फॉर एग्जाम्पल देखो, फार्म वाले की बात की मैंने, उसने क्या किया, उसने समझ लो कॉर्न प्रोड्यूस किया, उसने कॉर्न प्रोड्यूस किया, उसने थोड़ा कॉर्न खुद खाया, थोड़े कॉर्न को उसने बाजार में बेच के सामान खरीद लिया। टीचर ने स्कूल में पढ़ाया, उसको पैसे मिले, उससे उसने सामान खरीद लिया। लेबर वाला कहीं पर दिहाड़ी लगा के आया, अपना लेबर सर्विस दे के आया, उसको जो पैसे मिले 600-700 रुपये, उसने उससे सामान खरीद लिया और घर आ गया। वीवर वाले ने थोड़े कपड़े बाहर बेचे, कपड़े से पैसे आए, उसने अपना सामान खरीद लिया। यही चीजें चलते रहती है। सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो हो रही, एक्सचेंज तो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। नो इंडिविजुअल हैज अनलिमिटेड रिसोर्सेज। अब देखो, अब जो फैमिली वाला कॉर्न है, हो सकता है उसके पास वही रिसोर्सेज, उससे वो 50 किलो कॉर्न उगा सके, हो सकता है उसे 50 kg ही कॉर्न उगा सके। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड थी और उन रिसोर्सेज से वो यही यूटिलाइजेशन कर सकता, उसे 50 किलो ही कॉर्न निकाल सकता था वो, और कुछ नहीं कर सकता था। यही उसके पास है, उसके अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो नहीं है। तो एज अ रिजल्ट द फैमिली इज फोर्स्ड टू मेक अ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब मेक अ चॉइस, चॉइस करना पड़ा उसको बिटवीन द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर अवेलेबल। जैसे मैंने आपको बताया, आप मूवी देख सकते थे, कपड़े खरीद सकते थे, पार्टी कर सकते थे, कहीं पर थोड़े पैसे सेव कर सकते थे। अब आपने चॉइस किया ना, जो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, हमने वो चीज की। इकोनॉमिक्स उसकी तो बात करता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करो, अपनी स्कार्स रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करो ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए, उस चीज की बात करता है वो। इट कैन हैव मोर ऑफ अ गुड और सर्विस ओनली बाय गिविंग अप सम अमाउंट ऑफ अदर गुड्स और सर्विसेज। आपने समझ लो मूवी देख ली, लेकिन उसके बाद आपने रेस्टोरेंट छोड़ दिया, कैंडल लाइट डिनर छोड़ दिया, कपड़े छोड़ दिए, मूवी देख के और खा पी के आ गए, अब वही करके आए ना। तो आपने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस थी। अब जैसे कि अब जो फैमिली वाला, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, फार्मिंग लैंड वाले का, अब उसने भी क्या किया, अगर हो सकता है उसको बड़ा घर चाहिए, हो सकता है उसको थोड़ा अपना जमीन बेचनी पड़े, वैसे भी कर सकता है। या उसने अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाना है, हो सकता है उसको थोड़ी अपनी लग्जरी लाइफ छोड़नी पड़े, वो चीज़ भी तो होगी ना। उसको चॉइस करना पड़ेगा क्या उसको जरूरत है, क्योंकि उसमें रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, रिसोर्सेज स्कार्स है। द सेम इज द केस विद ऑल अदर इंडिविजुअल्स। सबको एक चीज से फेस करना पड़ता है भैया, ठीक है। एवरी वन फेसिस स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड हैव टू यूज लिमिटेड रिसोर्सेज इन बेस्ट पॉसिबल वे टू फुलफिल देयर नीड्स। आपने भी तो बेस्ट पॉसिबल यूज किया ना, फिर जाके हुआ। इन जनरल एवरी इंडिविजुअल इन सोसाइटी इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सम गुड्स और सर्विसेज एंड ही वांट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट ऑल ऑफ विच इज प्रोड्यूस्ड बाय हिमसेल्फ। ऑब्वियसली बात है, अब मेरे को तो क्या चाहिए, अब मैंने जो टीचिंग करके पैसा आया, अब उससे मेरे को टीचर थोड़ी अपॉइंट कर रहा हूँ, मैं उससे कपड़े ले रहा हूँ, उससे मैं खाना ले रहा हूँ, रेंट दे रहा हूँ, घर का सब कुछ कर रहा हूँ। ऑब्वियसली बात है, देयर हैज टू बी सम कंपैटिबिलिटी बिटवीन व्हाट पीपल इन सोसाइटी कलेक्टिवली वांट एंड व्हाट दे प्रोड्यूस। तो ऑब्वियसली बात, अब मेरी सोसाइटी में मैं देखता हूँ, मेरे आसपास देखता हूँ कि मुझको चाहिए जीन्स चाहिए, लेकिन मेरे आसपास सिर्फ पैंटें बिकती हैं, जीन्स की दुकान ही नहीं है कोई भी। तो जिनको जीन्स चाहिए वो कहाँ जाएंगे, वो कहीं और चले जाएं लेने के लिए। तो इसी के ऊपर बात की गई कि हाँ भाई, सोसाइटी को एक चीज ऐसे देखनी चाहिए उनको, प्रोडक्शन को, कि वो सोसाइटी को जो चीज चाहिए वो वैसी ही चीज प्रोड्यूस करे। सो इसका एग्जांपल क्या आएगा, देखो, टोटल अमाउंट ऑफ कॉर्न प्रोड्यूस्ड बाय फैमिली फार्म अलोंग विद अदर फार्मिंग यूनिट्स इन अ सोसाइटी मस्ट मैच द टोटल अमाउंट ऑफ कॉर्न दैट पीपल इन द सोसाइटी कलेक्टिवली वांट्स। फॉर एग्जांपल देखो,
सोसाइटी, अब उस बंदे ने समझ लो सबने कॉर्न उगाया, कॉर्न था 5,000 किलो का। अब दो सिचुएशन हो सकती है, या सोसाइटी को समझ लो 3,000 किलो ही चाहिए था, इन्होंने 5,000 उगा दिया, या फिर सोसाइटी को ज्यादा चाहिए 10,000 किलो चाहिए था, इन्होंने 5,000 उगा दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे बच्चों उन लोगों ने जो रिसोर्सेज थी ना अपने पास, उन्होंने इस पे तो लगाई, लेकिन और भी सामान खरीदा। इससे अच्छा ये था कि जो रिसोर्सेज आसपास की थी वो सब हम इसके ऊपर लगाते कि लोगों की डिमांड फुलफिल हो जाती 10,000 किलो के लिए, कि हाँ भाई कौन चाहिए था लोगों को 10,000 किलो का, हमने 5,000 उगाया। इससे अच्छा थोड़ी जो रिसोर्सेज थी आसपास की उसको उधर पुश करते, उधर लगाते, ताकि कौन की हमारी जो डिमांड थी वो पूरी हो जाए। या फिर अगर 3,000 किलो चाहिए था, 5,000 उगाया, उससे अच्छा ये था कि मैं भाई 2,000 जो किलो एक्स्ट्रा उगाया है मैंने, जो इसमें से 2,000 किलो मैंने एक्स्ट्रा उगाया है, उन वो रिसोर्सेज को मैं कहीं और यूटिलाइज करता और कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता जो सोसाइटी को चाहिए थी। यही हो सकता है ना। तो हम लोगों को अपनी रिसोर्सेज को एलोकेट करना, इसको बोलते हैं हम एलोकेट करना, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि हमारी जो रिसोर्सेज है प्रॉपरली एलोकेट हो, ताकि हमारी जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाए। एलोकेट का मतलब है जैसे कि मैंने वो पैसा वहां लगाया, वो फंड्स मैंने वहां एलोकेट किए, उधर भेजे। जैसे अभी आप बोलते हो कि भैया मेरे को आईफोन लेना है, आईफोन आता है 80-90 हज़ार रुपए का, तो आपके फादर बोलते हैं बेटा मेरे पास तो पैसे है नहीं क्योंकि मैंने वहां पर भी पैसे लगाए हुए हैं। तो आपके फादर बोलते हैं चल तेरे को जरूरत है आईफोन, हाँ चल ठीक है तेरे को ले देता हूँ 80,000 का आईफोन के लिए। मैं उन्होंने अपने कहीं वाले जो पैसे उन्होंने 10,000 कहीं के लिए सेव किया हुआ था ना, तो उन्होंने वो 10,000 भी लेके आए, तो उन्होंने तुम्हारे पे वो फंड्स एलोकेट कर लिए जो कहीं और उन्होंने एलोकेट किए थे पहले। दैट इज द मीनिंग ऑफ एलोकेशन। कि रिसोर्सेज स्कार्स हैं, ये याद रखना। दो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं, वो लिमिटेड है, हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड है। सिमिलर इज द केस विद ऑल द अदर गुड्स। सब ये कौन का एग्जांपल दिया, वैसा हर जगह ऐसा ही चलता है। जस्ट एज द रिसोर्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर स्कार्स, द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी आर ऑल्सो स्कार्स। द स्कार्स रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी have to be allocated properly in the production of different goods and services in keeping with the likes and dislikes of the people of the society. ये याद रखने वाली चीज है काफी ज्यादा। Any allocation of resources of the society would result in the production of different goods and services which have to be distributed among the individuals of society. ऑल राइट, कि अब एलोकेट तो किया, बाद में उसी रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। और यही बेसिक प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी की बनती हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। देखो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तो है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, लेकिन आपको ये भी याद रखना कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये भी एक प्रॉब्लम से डील करती है इकोनॉमी हमारी। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इस पे भी काफी ज्यादा इश्यूज आते हैं। तो एलोकेशन ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द सोसाइटी। ये फेस करती है सोसाइटी, ये याद रखना। अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है सर इकोनॉमी के? सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है हमारे इकोनॉमी के? बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी क्या डील करती है? देखो हम स्टार्टिंग से एक चीज पढ़ते आए हैं कि 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जो डील करनी बेसिकली क्लास 11th में ही पढ़ा होगा आपने। सबसे पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये 3 प्रॉब्लम्स है जो हर इकोनॉमी डील करती है, चाहे वर्ल्ड की कोई इकोनॉमी हो, इनको डील करेगी। अब देखो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि हम कैसे किस्म के गुड्स बनाएं। क्या हम कैपिटल गुड्स बनाएं, कैपिटल गुड्स जैसे कि मशीनरी, बिल्डिंग्स, या हम लोग कंजम्पशन गुड्स बनाएं जैसे कि फाइनल गुड्स बनाएं जो आप खा रहे हो, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोग लग्जरी गुड्स बनाओ या बेसिक गुड्स बनाओ, बेसिक एजुकेशन बनाओ या हाई एजुकेशन बनाओ, और कितना बनाओ, किस क्वांटिटी में बनाओ, वो इंपॉर्टेंट है जानना। फॉर उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर आता है कि हाँ भाई कैसे बनाना है। क्या आप लेबर के थ्रू बनाओगे या कैपिटल इंटेंसिव मेथड से? लेबर के थ्रू मतलब कि लेबर के थ्रू और कैपिटल। लेबर मतलब कि इंप्लॉइज जो लोग हैं, हम लोग आपस में काम करके सारा कर रहे हैं, या कैपिटल इंटेंसिव मतलब कि मशीन यूज करें। देखो प्रॉब्लम क्या है, अगर आप मशीन ज्यादा यूज करोगे इंप्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी ना, लोग तो कम लगेंगे। अगर आप ज्यादा एम्प्लॉयमेंट यूज करते हो तो मशीन नहीं यूज करोगे तो आपके पास इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, कॉस्ट की सेविंग, इस समय प्रॉब्लम है। तो प्रॉपर मिक्स हमको सोचना पड़ता है। और लास्टली हमको सोचना पड़ता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें भैया। फॉर हुम टू प्रोड्यूस मतलब कि हम रिच क्लास के लिए करें, मिडिल क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए, कितना प्रोड्यूस करें, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें रिसोर्सेज को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
सो दीज आर द थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स। इसको हम रीड करेंगे अब कि हाँ भैया, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर अमंग द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। एवरी सोसाइटी हैज टू फेस स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज दैट गिव्स राइज टू प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। रिसोर्सेज कम थी इसलिए आपने चूज किया था, याद है अपना, ये चीज याद रखो। द स्कार्स रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी हैव कंपीटिंग यूजेजेस एंड इकोनॉमी हैज टू डिसाइड ऑन हाउ टू यूज इट्स स्कार्स रिसोर्सेज। अब कंपीटिंग यूजेज का मतलब क्या है? जैसे कि मिल्क है, मिल्क का कितना यूटिलाइजेशन, घी बना लो, कर्ड बना लो, दही बना लो, ठीक है, लस्सी बना लो, मिठाई बना लो, स्वीट्स, कितने यूजेज हैं। अब इनमें से हमको चूज करना पड़ेगा किसको बनाएं। चीज बना लो, पनीर बना लो, किसको यूटिलाइज करें, क्योंकि कंपीटिंग यूजेज है, सब कुछ चाहिए लोगों को, ठीक है। इसी के ऊपर बात आती है कि तीन बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहले आपको मैंने बताया था व्हाट इज प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। एवरी सोसाइटी मस्ट डिसाइड ऑन हाउ मच ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इट विल प्रोड्यूस, वेदर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, या लग्जरी गुड्स ज्यादा बनाओ, वेदर टू हैव मोर एग्रीकल्चरल गुड्स या इंडस्ट्रियल गुड्स, वेदर टू यूज मोर रिसोर्सेज एजुकेशन, हेल्थ, या फिर बिल्डिंग मटीरियल, मिलिट्री सर्विसेज, वेदर टू हैव मोर बेसिक एजुकेशन और मोर हायर एजुकेशन, वेदर टू हैव मोर ऑफ कंजम्पशन गुड्स और इन्वेस्टमेंट गुड्स। अब ये सब जो है ना चूज करना पड़ता है, क्या बनाना है, क्या बनाएं, कितना बनाएं। उसके बाद हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड, कि आपको बताया लेबर या मशीन। इस पे आप लिख सकते हो लेबर इंटेंसिव मेथड यूज करें, नोट डाउन कर लो, या फिर कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब है जो हम लोग एम्प्लॉइज हैं, जो लोग हैं वो काम करें, या कैपिटल इंसेंटिव का मतलब है मशीन यूज करें ज्यादा। ऑलराइट, तो इसके ऊपर भी काफी चूज करना पड़ता है कि अगर देखो, अगर आप लेबर ही यूज करते रहोगे तो मशीन नहीं यूज कर सकते, तो इनोवेशन नहीं आ सकती, इनोवेटिव टेक्निक नहीं आ सकती, टाइम लगेगा बनाने में। मशीन आ जाएगी, मशीन से कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, मशीन से कॉस्ट सेव हो जाएगी मशीन की वजह से, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगी, लोग कम यूटिलाइजेशन होगी लोगों की, ये चीज आ गई। और लास्टली बात करते हैं फॉर whom टू प्रोड्यूस। whom टू प्रोड्यूस मतलब कि who gets how much of goods, how economy produce should be distributed among the individuals, who gets more and who gets less, whether to ensure a minimum amount of consumption for everyone in the economy। ये सब है, ये तीन मेजर प्रॉब्लम्स हैं और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। बेसिक पूछ लेगा व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, दिस इज द स्टार्ट। आप ये लाइन लिख सकते हो, फिर आप स्टार्ट करो, थ्री बेसिक प्रॉब्लम्स ये है, एक ये है और एक ये है, दैट विल बी इनफ। क्या लिखा गया लास्ट में कंक्लूड कर सकते हो, दस एवरी इकोनॉमी फेसेस द प्रॉब्लम एलोकेटिंग द स्कार्स रिसोर्सेज टू द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट पॉसिबल गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द इंडिविजुअल्स विद इन द इकोनॉमी। वही प्रॉब्लम है, एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं ये वापस। ऑलराइट, उसके बाद बात की गई है आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं, जिसको हम लोग पीपीसी बोलते हैं। अब देखो, स्टार्टिंग से हम बात कर रहे हैं, देखो अब आप इस सोसाइटी में रहते हो, आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स चाहिए, मिक्स चाहिए गुड्स का। आपको अगर फ्रूट खाना, आप एप्पल भी खाओगे, मैंगो भी खाओगे, बनाना भी खा सकते हो, वाटरमेलन भी खा सकते हो। तो पीपीसी कर्व बताता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड। पीपीसी बताता है कॉम्बिनेशन of two goods that can be produced with given resources. For example, आपके पास 100 रुपए हैं, चाहे प्रोड्यूस करो चाहे खरीदने पे जाओ, दोनों पे बात सेम है। देखो आपके पास 100 रुपए हैं, आपको पता चलता है एप्पल 60 रुपए किलो है, ऑलराइट, मैंगो है जो हमारा 70 रुपए किलो है। अब आपको ऐसा डिसाइड करना है भैया जिससे आप ये दोनों चीजें, दोनों कॉम्बिनेशन ले सको। आप ये कर सकते हो, आधा किलो एप्पल ले लिया, ठीक है, आधा किलो एप्पल, 1 किलो आपने ले लिया मैंगो, हो गया ना, 70 + 30 100 रुपीज। ऐसे कॉम्बिनेशन आपने डिसाइड करने हैं। आप दोनों तो ले नहीं सकते हो क्योंकि आपके पास 100 रुपए ही है, टोटल बनता 130। तो इसलिए अगर आपको समझ लो, कुछ लोग बोलते हैं मेरे को एप्पल ज्यादा चाहिए मैंगो कम चाहिए, कुछ बोलते हैं मुझे मैंगो ज्यादा चाहिए एप्पल कम चाहिए। अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो बंडल है, इसी चीज को हम बोलते हैं बंडल्स। जो मैंने बताया ना आपको कि आप एक चीज ज्यादा ले लो एक चीज कम ले लो, ये बंडल्स हैं, ठीक है ना। अब इन पे डिपेंड करता है लोगों पे कि वो कौन सा बंडल चूज करना चाहते हैं,
बंडल वही चूज होगा या उसके 100 के 100 पूरे लग जाएं या 100 से कम खर्च ले बंदा। अब वो बंदा 105 भी नहीं खर्च सकता है, वैसा उसको डिसाइड करके चलना पड़ता है। दैट व्हाट पीपीसी हेल्प्स इन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, कर्व या सेट इसमें हेल्प करता है। इसी को हम रीड करते हैं, पहले समझाना जरूरी है आपको। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया डेफिनेशन का और लिख लिया करो भाई कॉपी में, आप ही को फायदा मेरे को क्या। ऑलराइट, जहां समझ ना आए प्लीज मुझे बताओ। द रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी आर ऑलवेज लिमिटेड in comparison to what people in the economy collectively want to have. The scarce resources have alternative usages and every society has to decide on how much of each of the resources to use in the production and the allocation of different goods and services. An allocation of scarce resources of the economy gives rise to a particular combination of different goods and services. Obviously मैंने बताया ना आपको एप्पल मैंगो कॉम्बिनेशन आपको चाहिए। Given the total amount of resources, it is possible to allocate the resources in many different ways. मैंने बताया आप आधा किलो एप्पल ले लो, 1 किलो मैंगो ले लो, 1 किलो मैंगो ले लो, आधा किलो एप्पल ले लो, आप पे डिपेंड करता है। डिफरेंट मिक्सेस आप ले सकते हो। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस of the goods and services that can be produced by a given amount of resources and given technological knowledge is called production possibility set of the economy. इसका एग्जाम्पल भी आएगा, अभी ऊपर से शायद से निकल गया हो। देखो मैंने वही बताया, जो डिफरेंट सेट बनाए ना मैंने, फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया ना आपको 60 रुपए दोनों किलो है, एग्जाम्पल लो। या मैं ये कर सकता हूँ 100 रुपए मेरे पास पड़े हैं, या मैं ये कर लूँ, देखो अब बंडल क्या है, देखो 60 रुपए किलो, 60 रुपए किलो एप्पल मैंगो। मैंने क्या किया, मैंने 50 के एप्पल ले लिए, 50 के मैंगो, ये सेट बन सकता है। या मैं ये कर सकता हूँ, मैं बोलता हूँ भैया मुझे आधा किलो एप्पल दे दे, आधा किलो मैंगो दे दे, 60 रुपए लग जाएंगे मेरे टोटल। ऑलराइट, यहाँ 100 लग गया। अब देखो मैं दोनों 1-1 किलो नहीं ले सकता क्योंकि ये 120 बन जाएंगे और 120 मेरे पास बजट ही नहीं है, रिसोर्सेज मेरे पास 100 की ही है, वो इंपॉर्टेंट है जानना। उसी तरह एग्जाम्पल दिया जैसे कि पॉसिबिलिटीज है, कॉर्न है, कॉटन है। अब इसमें क्या क्या है, अगर मुझको सिर्फ कॉटन लेना है तो मैं 10 कॉटन ले सकता हूं, कॉर्न मुझे 0 आएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ कॉर्न लेना चाहता हूं या मैं कॉर्न प्रोड्यूस करना चाहता हूं तो मैं कॉटन कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता। देखो ना ध्यान से कि मैंने प्रोड्यूस करना, मेरे को 2 ऑप्शन है, कॉटन या कॉर्न। अगर मैं सारी रिसोर्सेज कॉटन पे लगाता हूं तो मुझे 10 यूनिट कॉटन मिल जाएगा, लेकिन कॉर्न नहीं मेरे को मिलेगा। या फिर मैं सारे रिसोर्सेज अपने में कॉर्न पे लगाता हूं तो मुझे कॉटन नहीं मिलेगा, मुझे 4 यूनिट कॉर्न मिल जाएगा। या उसके साथ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी है कि मैं कॉटन को थोड़ा छोड़ देता हूं, कॉर्न 1 मिल जाएगा, कॉटन और छोड़ दूंगा, कॉर्न 2 मिल जाएंगे, कॉटन और छोड़ दिया, कॉर्न 3 मिल जाएंगे। कोई भी कॉम्बिनेशन में ले सकता हूं, इसके ऊपर मेरे पे डिपेंड करता है, वो मेरा अपना है। इनमें से कोई बंडल भी मैं ले सकता हूं, कोई भी बंडल, ये सब बंडल है कि 0-10 या 1-9 या फिर 2-7-3-4-4-0, कोई भी बंडल में ले सकता हूं, इसमें से मेरी मर्जी है भैया। Alright, if all the, यही लिखा हुआ है कि if all the resources are used in the production of corn, the maximum amount of corn that will be 4 units. या सारे रिसोर्सेज मैं कॉटन पे यूज कर लूं तो मुझे 10 यूनिट्स मिलेगा। द इकोनॉमी ऑल्सो कैन ऑल्सो प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ कॉर्न, 9 यूनिट्स ऑफ कॉटन, यही टेबल को लिखा हुआ है नीचे। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट ऊपर समझ आ गया। अब कर्व क्या है, कर्व तो डायग्राम है, देखो ये है कर्व, ध्यान से देख लो। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट ग्राफ। जब भी आपको दिखे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन आया है, ग्राफ बना दो, बहुत अच्छा आंसर हो जाता है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, ये शॉर्ट है, आपको 5 में से 4.5 नंबर तो आपके मिनिमम लिखे ही लिखे हैं, क्योंकि आपने कर्व लिखा और कर्व को समझा दिया। कर्व को समझाना कैसे वो बताऊंगा मैं आपको। देखो जो उसने कॉम्बिनेशन दिए थे ये सारे ना, ये सारे कॉम्बिनेशन यहां प्लॉटेड है, ये सारे प्लॉटेड है। ई है ये, ए है ये, कॉटन ये है, कॉर्न ये है। देखो अगर मैं सिर्फ कॉटन प्रोड्यूस करता हूं, कॉटन ये है, अगर मैं सिर्फ कॉर्न प्रोड्यूस करता हूं तो कॉर्न ये है। ये चीज आ गई समझ आपको। बीच में बी कॉम्बिनेशन भी है, सी भी है, डी भी है। इनमें से मैं कोई भी कॉम्बिनेशन पे प्रोड्यूस कर सकता हूं, इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन पे मैं प्रोडक्शन कर सकता हूं। अगर देखो मैं इधर भी प्रोड्यूस कर सकता हूं, हाँ या ना, क्योंकि इससे कम है। लेकिन अगर मैं इस फाइनल लाइन से नीचे जाता हूं तो ऑब्वियस ही बात है, मैं अपनी रिसोर्सिस को, समझ लो ये पॉइंट एफ है, ये अगर मैं अपनी रिसोर्सिस को अंडर इंप्लॉय कर रहा हूं, अंडर यूटिलाइज कर रहा हूं। ऑलराइट, कि अब ऑब्वियस ही बात है ना, मैं इतना प्रोड्यूस कर सकता था मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम 100 किलो बना सकता था, लेकिन मैं 30 किलो ही बना रहा हूं। ऑब्वियस ही बात है मैंने अपनी रिसोर्सेज को वेस्ट कर दिया।
लेकिन इसी जगह अब मुझे एक बात बताओ, एक कॉम्बिनेशन ये है H, क्या मैं इधर अचीव कर सकता हूं? H कैनॉट बी अचीव बिकॉज ये सर्कल से ही बाहर है, इतनी रिसोर्सेज ही नहीं है, इतनी रिसोर्सेज ही नहीं है हमारे पास, रिसोर्सेज ही यहां तक थी भैया, ये तो रिसोर्सेज ही नहीं है, तो H तो मैं अचीव ही नहीं कर सकता। सो बेटर ये है कि मैं इनमें से कुछ अचीव कर लूं। ठीक है, तो इसी चीज की बात की गई है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व है गिव्स द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्न एंड कॉटन दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन द रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी आर फुल्ली यूटिलाइज्ड। ये फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की है मैंने। ऑलराइट, एनी पॉइंट ऑन द कर्व रिप्रेजेंट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्न एंड कॉटन दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड with economy's resources. The curve gives the maximum amount of corn. जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉर्न उगा सकता हूं या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉटन मुझे सब दे रहा है, ऑलराइट, कि मैं इतना तो उगा ही सकता हूं भैया। अ पॉइंट लाइंग बिलो, जैसे कि एफ पॉइंट है यहां पर, बिलो रिप्रेजेंट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्न एंड कॉटन दैट विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑल और सम ऑफ द रिसोर्सेज आर अंडर एम्प्लॉयड या यूटिलाइज्ड इन अ वेस्टफुल फैशन या अंडर यूटिलाइज्ड है। यही चीज आपको लिखी थी, यही चीज आपने आगे लिखी है कि पॉइंट एफ जो है इस जगह रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज है, जो पॉइंट जो कर्व पे है वहां पर मैं रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर रहा हूं, और जो आउटसाइड द पॉइंट है, जो कर्व से बाहर पॉइंट जा रहा है, वहां तक मैं पहुंच नहीं सकता क्योंकि इतनी रिसोर्सेज नहीं है मेरे पास। गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज अ वेरी इजी कंसेप्ट। इफ मोर ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न, लेस रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं चाहता हूं कि मैं ये कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस करूं, कलर चेंज, ये कॉम्बिनेशन में प्रोड्यूस करूं, तो ऑब्वियसली बात है मुझे कॉर्न नहीं उगाना, मैं सिर्फ कॉटन उगाऊंगा। लेकिन उल्टा उल्टा भी हो सकता है, अगर मैं सारे रिसोर्सेज इधर यूज कर लेता हूं ई पे, कॉर्न पे, तो मैं कॉटन पे कुछ नहीं यूज कर दूंगा, मुझे कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना। देखो ये देखो, ये मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं, ये देखो, अगर मुझे कॉटन उगा रहा हूं मैं, इधर 10 मिल रहे हैं मुझे कॉटन, ठीक है, इधर मुझे कॉन 0, अगर मुझे कॉन 1 करना है तो मुझे इधर -1 किया, फिर इधर +1 हुआ ना। अगर मुझको और कॉन चाहिए तो इधर मैंने -2 किया, इधर कॉन 2 हो गया, इधर +1 और हो गया। तो मेरे को अगर एक चीज ज्यादा चाहिए तो मुझे दूसरी चीज में से चीजों को खत्म करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, वही लिखा हुआ है। और इसी चीज को therefore if we want to have more of one good we will have less of other good। मतलब कि हमको अगर एक चीज ज्यादा चाहिए, मैंने आपको एप्पल और मैंगो का एग्जांपल दिया था, अगर आपको मैंगो ज्यादा चाहिए, एप्पल को आपको कम करना पड़ेगा। एप्पल की प्रोडक्शन, एप्पल की या एप्पल के लिए पैसे, एप्पल को CAM कम करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। अगर आपको एप्पल ज्यादा चाहिए, आपको मैंगो को कम करना पड़ेगा। यही जो चीज है ना कि आप सैक्रिफाइस कर रहे हो एक चीज को दूसरी चीज के लिए, उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 ऑप्शन थे, मैं बिजनेस कर सकता था या मैं टीचर बन सकता था। मैंने टीचर बना, मैंने बिजनेस को छोड़ दिया, इट मींस कि वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मैंने उसको सैक्रिफाइस करके मैं यहां बैठा हूं। ऑलराइट, तो मतलब कि अगर आप एक चीज को पकड़ते हो दूसरी और उस इसकी जगह पे दूसरी चीज को छोड़ते हो, फॉर एग्जांपल नींबू पानी है और कोल्ड कॉफी है, ठीक है। अब नींबू पानी और कोल्ड कॉफी में से आप एक ही चीज यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि ये है 80 रुपए का, ये भी है 80 रुपए का, आपका 100 रुपीज पड़े हैं। आपको 100 रुपीज पड़े हैं, या आप ये ले लो या आप ये ले लो, ठीक है। आप बोलते हो सर, कुछ बोलते हैं मैं नींबू पानी लेता हूं, कुछ बोलते हैं सर मैं कोल्ड कॉफी लेता हूं। अब जिन बच्चों ने नींबू पानी लिया उन्होंने इसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोल्ड कॉफी को छोड़ दिया। अब जिन बच्चों ने कोल्ड कॉफी लिया उन्होंने अपना नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव नींबू पानी को छोड़ दिया। दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि मैंने अपना नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव छोड़ दिया है। सैक्रिफाइस्ड नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल, वेरी इंपॉर्टेंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऑलराइट, अब ये भी एक सेंट्रल प्रॉब्लम है भाई इकोनॉमी की। दिस इज ऑल्सो ए सेंट्रल प्रॉब्लम फॉर द इकोनॉमी। अगर वो लोग चूज करते हैं फ्रॉम मेनी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, कि वो भी एक सेंट्रल प्रॉब्लम है। ऑलराइट, फिर हम आगे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे 3 किस्म की इकोनॉमीज जो हमारे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा चलती है, जिसको हम लोग पहले ऐसे समझ लेते हैं,
फिर हम इसको अच्छे से उधर से पढ़ लेंगे, ठीक है। 1 2, एक आती है हमारी मिक्स्ड, एक आती है हमारी सेंट्रल प्लान्ड लिख रहा हूं मैं, एक आती है मार्केट इकोनॉमी। आपको पेपर में हो सकता है डिफरेंस आ जाए तो हम लोग उसको ऐसे पढ़ेंगे, मोस्ट प्रोबेबली आपको लिखने को आएगा, डिफरेंस बहुत रेयर आ जाए आपको, लेकिन अगर डिफरेंस आ जाए तो हम उसको भी लिख लेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी के बारे में। थोड़ा सा मैं इसको ना वैसे ही कर लेता हूं, 1 मिनट रुक जाओ। मार्केट सेंट्रली प्लान्ड मिक्स्ड, ऑलराइट। अब मार्केट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है, देखो ध्यान से चीज को समझना। इसका एग्जांपल लो आप यूएसए, ठीक है। यहां पर क्या होता है मार्केट इकोनॉमी में, जो भी हमारा डिसीजंस हैं ये लेती है हमारे डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। डिमांड एंड सप्लाई मतलब कि प्राइस मैकेनिज्म पे काम होता है इधर। फॉर एग्जाम्पल देखो ये ग्राफ होता है, ये डिमांड है, ये आगे आप पढ़ोगे, ये डिमांड होती है, ऐसे सप्लाई बनता है। ये जो एरिया है ना, लोग बोलते हैं भैया ये एरिया ठीक है, यहां पर हमको बराबर हो रहे हैं, इस प्राइस पे हम लोग सामान बेचेंगे, ये प्राइस पे हम सामान बेचेंगे, इस जगह पे हम सामान बेचेंगे, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ऑलराइट। ऐसा मैं सिग्नल डोनेट करता हूं कि इक्विलिब्रियम एरिया ये है, यहां पर हम कुछ भी प्रोड्यूस करेंगे लोग खरीदेंगे, ऑलराइट। इसके अंदर गवर्नमेंट का रोल कुछ नहीं होगा, मार्केट के अंदर सिर्फ प्राइस मैकेनिज्म काम करता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का काम होता है। यहां पर कैपिटलिस्ट जो हमारे हैं ना, समझ लो हमारा देश अंबानियों के हाथ में है, टाटा के हाथ में है, बिरला के हाथ में है, वो बात करते हैं हमारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिस्ट या फिर मार्केट इकोनॉमी। पहला पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। तीसरा पॉइंट प्राइस मैकेनिज्म या फिर डिमांड या सप्लाई फोर्सेस डिसाइड करती है सारे प्राइसेस को, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आ गया, जो भी चीजें प्रोड्यूस होंगी ना, जिसकी डिमांड मार्केट में उसके हिसाब से प्रोड्यूस होगी, जिसकी भी डिमांड मार्केट में है उसके हिसाब से प्रोड्यूस होगा, ऑलराइट। उसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रली प्लान्ड की, कि सर सेंट्रली प्लान्ड क्या है, ठीक है। ये आपको ऊपर से बता रहा हूं बस मैं, ठीक है। सेंट्रली प्लान्ड के अंदर आप चाइना का एग्जांपल लो, चलो। सेंट्रली प्लान्ड के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट का रोल होता है, प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं है। इधर जो भी है गवर्नमेंट डिसाइड करेगी प्राइसेस, गवर्नमेंट बोलेगी आप ये एक्सचेंज करो, गवर्नमेंट बोलेगी भैया ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, गवर्नमेंट बोलेगी आपने ये प्रोड्यूस करना है, सब कुछ गवर्नमेंट की मर्जी से होगा। जो गवर्नमेंट ने बोल दिया वो उसका आखिरी फैसला है, कोई और कुछ नहीं बोल सकता। दैट इज कॉल्ड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ओके। तीसरा हम बोलेंगे वो है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसका एग्जांपल है इंडिया। इधर मैं लिख देता हूं गवर्नमेंट का रोल है, ठीक है। इधर आ गया इंडिया। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं। जहां पर गवर्नमेंट का डिसीजन है वहां गवर्नमेंट बोलेगी, जहां प्राइवेट का डिसीजन है वहां प्राइवेट करेगा, दोनों एक दूसरे में हेरफेर नहीं होगा। इंडिया में भी ये 1991 के रिफॉर्म्स के बाद हुआ है, 11th में पढ़ा होगा आपने, 1991 में रिफॉर्म्स आए थे, उसके बाद ये चीज शुरू हुई है। गवर्नमेंट का रोल कम किया गया था और प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाया गया था। इधर यही होता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करते हैं, ठीक है। आई होप आप यहां तक समझ गए हो। अब इसको हम रीड आउट करते हैं कि लिखा क्या है। चलो भैया लिखा क्या था, इस पे आ जाओ। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कौन सी है, द गवर्नमेंट सेंट्रल अथॉरिटी प्लान्स ऑल इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। इधर एग्जांपल लिखा है चाइना। ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजम्पशन आर मेड बाय गवर्नमेंट। सेंट्रल अथॉरिटी एलोकेट्स रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द फाइनल कॉम्बिनेशन। सेंट्रल अथॉरिटी गवर्नमेंट ही है, ठीक है। सब कुछ वो कर रहे हैं कि वो सर्विसेज या वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जो सोसाइटी को बेनिफिट है, जिससे सोसाइटी पूरी सोसाइटी को फायदा होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा पर्टिकुलर ग्रुप के लिए बनाया, पूरी सोसाइटी को फायदा होगा, वैसे गुड्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये गुड या ये सर्विस बहुत जरूरी थी, हो सकता है ये एजुकेशन की सर्विस है या कोई हेल्थ की सर्विस है, काफी जरूरी थी, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसको नहीं प्रोड्यूस कर रहा, लोग नहीं प्रोड्यूस कर रहे क्योंकि उनको लग रहा है कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन कम है मेरा। ऑब्वियसली ना, बिजनेस चलता है प्रॉफिट के लिए, मैं देखता हूं इसमें मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव दे देगी। गवर्नमेंट बोलेगी भैया अगर आप ये प्रोड्यूस करोगे ना आपको मैं फायदा करा दूंगा, वो बोलेंगे अच्छा, फिर वो प्रोड्यूस करेंगे। या फिर गवर्नमेंट बोलती है भाई तुम सब साइड हो, ये मैं प्रोड्यूस करूंगा, तुम अपना काम करो। ये चीज भी गवर्नमेंट कर सकती है, यही एग्जांपल लिखा हुआ आपका।
इफ सम पीपल, अगर गवर्नमेंट देखती है कुछ लोगों को इसका बेनिफिट नहीं मिला, ये बेनिफिट जो है इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हुआ। ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब है कि मैंने जो चीज बनाई थी वो नीचे तक नहीं गई, ट्रिकल डाउन नहीं हुई, वो गरीबों को नहीं फायदा हुआ, और जो लोग हैं अभी तक वो उनकी जिंदगी दांव पे लगी है, पीपल्स लाइफ आर एट स्टेक। गवर्नमेंट उधर घुसती है, बोलते इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, मैं करूंगा, तुम लोग साइड पे हो जाओ। गवर्नमेंट का इतना कंट्रोल होता है। ऑल राइट, फिर हम बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी के बारे में। व्हाट इज मार्केट इकोनॉमी, मैंने आपको बताया मार्केट इकोनॉमी का एग्जांपल है यूएसए। ऑल एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज्ड बाय थ्रू द मार्केट। अ मार्केट इज एन इंस्टीट्यूशन व्हिच ऑर्गेनाइजेस द फ्री इंटरैक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स परसुइंग देयर रिस्पेक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इट्स सेट अरेंजमेंट वेयर इकोनॉमिक एजेंट्स कैन फ्रीली एक्सचेंज देयर एंडाउमेंट्स। एंडाउमेंट्स का मतलब होता है बेटा एफओपीज। एफओपीज का मतलब होता है बेटा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वो चीजें जो हमें प्रोडक्शन में हेल्प करती है, ये होती है हमारी चार। इसके ऊपर चैप्टर है पूरा, कैपिटल, लैंड, लेबर एंड एंटरप्रेन्योर। ये याद कर लो कि एफओपी जो हमारे फैक्टर एंडाउमेंट्स हैं उनमें हेल्प करती है हमारे, उसके साथ साथ प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हमारी प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, पैसा हमको चाहिए कैपिटल, लेबर हमको चाहिए, लैंड चाहिए जहां बिल्डिंग खड़ी करेंगे, जहां काम होगा, और लास्टली एंटरप्रेन्योर जो बंदा है मेन, वो होना चाहिए मालिक। ऑलराइट, द टर्म मार्केट, इधर जो मार्केट का टर्म है वो वेरी डिफरेंटली यूज किया गया। देखो मार्केट हम लोग बोलते हैं, मार्केट मतलब जो सब्जी मंडी, वहां चले गए सामान ले लिया। लेकिन आजकल हम देखो कि हम लोग ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, तो ऑनलाइन वर्चुअल मार्केट्स भी हमको है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक है। हम देखते हैं OLX के थ्रू हम किसी चौराहे पे किसी बंदे ने फोन बेच दिया अपना, वो भी एक मार्केट है। तो मार्केट का जो मीनिंग है दैट हैज चेंज्ड। पहले क्या था, मार्केट होती थी एक जगह जहां लोग बैठते थे। अब जो मार्केट है वो एक वर्चुअल मार्केट भी हो सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट है जानना। और फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी सिस्टम, it is imperative that there is a coordination in the activities of different parts of the system, otherwise there can be a chaos. chaos का मतलब हड़बड़ी हो जाएगी अगर एक अच्छा सिस्टम नहीं होगा। all goods comes with a price, obviously हर गुड्स का प्राइस होता है, और वो जो प्राइस है मैंने आपको बताया ना, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, इन्होंने फिक्स कर दिया प्राइस, और इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। ये फिक्स कर दिया, और ये प्राइस ना पहले ही फिक्स हो गया, अब इसके ऊपर सामान बिकेगा। और इनको गवर्नमेंट ने नहीं बोला, ये खुद ही, ये सप्लाई और डिमांड फोर्सेस ने ही प्राइस फिक्स कर दिया। ऑलराइट, वहां पर एक्सचेंज हो जाएगा। प्राइस रिफ्लेक्ट्स द सोसाइटीज वैल्यूएशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ऑब्वियस सी बात है। इफ द बायर, अब देखो एक कंसेप्ट आता है, देखो हम देखते हैं कि हाँ भैया एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हुआ। पहले वो प्रोडक्ट था, एक्स प्रोडक्ट है समझ लो, पहले वो था 50 रुपए का, इतनी डिमांड थी उसकी, डिमांड उसकी इतनी हुई, लोगों ने इतना खरीदना शुरू किया, इतना खरीदना शुरू, सब खरीद रहे हैं, पागल हो गए हैं सब खरीदने के लिए, सब खरीदना चाहते हैं। हम देखते हैं उस प्रोडक्ट का प्राइस ना इंक्रीज करके 60 कर देते हैं वो लोग। तब भी लोग देखते हैं कि डिमांड अभी भी हो रही है, तो उसका प्राइस 70 कर देते हैं। जैसे मैगी थी, पहले 10 रुपए थी, फिर 11 की, 12 की, 13 की, अब कुछ जगहों पर 14 रुपए की भी है। क्योंकि इसकी डिमांड इतनी है तो उसका प्राइस बढ़ रहा है। प्राइस क्यों बढ़ रहा है? कि वो देखते हैं इनकी डिमांड लोगों की काफी ज्यादा है, हम प्राइस इसका बढ़ाएंगे। और हम देखते हैं, और इसी प्राइस का सिग्नल क्या किया कि हमें डिमांड बढ़ी हुई है इसका लोगों की, हमको प्रोडक्शन इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो लोग प्रोडक्शन इंक्रीज करना शुरू करते थे। इसको देख के प्रोडक्शन इंक्रीज होती है ताकि डिमांड सेटिस्फाई हो सके लोगों की। तो प्राइस एक सिग्नल है जिससे प्रोड्यूसर को समझ आ गया है कि मेरे प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है, मुझे अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करनी पड़ेगी। और इसका उल्टा भी होता है कि हाँ भाई, अगर प्रोडक्ट का प्राइस पहले 50 रुपए था, अब उसका 40 किया, फिर 30 किया, फिर 20 कर दिया, उससे पता चलता है कि प्रोड्यूसर को पता चल गया कि मेरा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, उसकी डिमांड नहीं है, प्रोडक्ट सस्ता करना पड़ेगा तभी फायदा है। ऑलराइट, इसी तरीके से जो प्राइस है ना, वो काफी अच्छे सिग्नल सेंड करता है। जो प्राइस मैकेनिज्म है वो काफी सिग्नल सेंड कर देता है। ऑलराइट, यही लिखा हुआ है इसके अंदर। फिर आगे मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसके ऊपर बात की मैंने। Here are some important taken by government and the economic activities by large are conducted by market। गवर्नमेंट और मार्केट का दोनों का रोल है यहाँ पर। और उसके साथ इंडिया जैसी कंट्री के अंदर, जो इंडिया था इंडिपेंडेंस तक, उसका गवर्नमेंट का रोल ज्यादा था, मार्केट का रोल कम था, प्राइवेट का। अब 1991 के रिफॉर्म्स के बाद गवर्नमेंट का रोल कम किया गया, प्राइवेट या मार्केट का रोल इंक्रीज किया गया। ऑलराइट, दोनों साथ साथ चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर हम आते हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। बुक के अंदर पैराग्राफ दिया हुआ है, मैंने एक टेबल बना के लाया हूं आपके लिए, होपफुली हेल्प करेगा आपको, बहुत इजी है समझना, बस आप ये याद रख लो। देख लो, जो देखो क्रिकेट देखते हो ना सारे,
पता ना, विराट कोहली बहुत बड़ा सेंसेशन है क्रिकेट का। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, समझ लो आज मैच था, आज इंडिया का मैच है, ठीक है। मैं बोलता हूं विराट कोहली ने आज सेंचुरी मारी, इज इट अ फैक्ट? अगर उसने सेंचुरी मारी है हम बोलेंगे यस सर इट इज अ फैक्ट। और अगर मैं बोलता हूं इंडिया का 3 दिन बाद फिर मैच है, मैं बोलता हूं विराट कोहली फिर सेंचुरी मारेगा, द वर्ड इज की मैं सेंचुरी मारेगा, क्या ये फैक्ट है? इट इज माई ओपिनियन, इट इज माई जजमेंट कि विराट कोहली की एक अच्छी फॉर्म चल रही है, हो सकता है वो सेंचुरी मारे। लेकिन आज के मैच में विराट कोहली सेंचुरी मार चुका है, वो उसका फैक्ट है, उसके ऊपर मैं वेरीफाई कर सकता हूं फैक्ट, मैं स्कोर कार्ड देखूंगा, बोलूंगा विराट कोहली की सेंचुरी है। तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में यही फर्क है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बात करता है फैक्ट के बारे में, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलता है कि क्या है, व्हाट इज, ठीक है ना। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बात करता है व्हाट इज, इस प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपए है, ये रिचार्ज 300 का है, ये जो की चेन है ये 100 रुपए की है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सच बोल रहा हूं मैं, ये वेरीफाई कर सकता हूं, इस पर प्राइस टैग लगा होगा। ऑलराइट, इसी जगह मैं बोलता हूं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बात करता है ऑट टू बी। ऑट टू बी का मतलब है हो सकता है, प्रिडिक्शन कि विराट कोहली सेंचुरी मारेगा, ये गाड़ी जो नई लॉन्च हो रही है इसका प्राइस ये होगा, आईफोन नए वाले का प्राइस ये हो सकता है, आईफोन में ये फीचर्स आ सकते हैं, एआई के अंदर ये सिस्टम हो सकता है, ये सब बात करता हूं मैं नॉर्मेटिव के अंदर। तो यही बात करनी है मैंने आपसे कि इसके ऊपर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही समझो कि नॉर्मेटिव जो बात करता है वो बात करता है आपकी फिलॉसफी कहानियों पे, कि मैं बोलूं जे&के में एक 1 अक्टूबर को इलेक्शन है, वो फैक्ट है 1 अक्टूबर को जे&के में इलेक्शन है, जम्मू में इलेक्शन है, ठीक है। मैं उसके साथ बोलता हूं कि हो सकता है ये पार्टी जीत जाए, कोई भी XYZ पार्टी, कोई एक पार्टी का नाम ही लूंगा मैं, हो सकता है कोई भी XYZ पार्टी जीत जाए। क्या मैं जीत जाए हो सकता है, मतलब कि मैं एक फिलॉसफी दे रहा हूं कि मैं उनका देखता हूं कि यार हो सकता है इनका दबदबा ज्यादा ये जीत जाए, इनका लीडर अच्छा ये जीत जाए, इनका लीडर जो है वो बहुत स्ट्रांग है वो जीत जाए, मैं एक जजमेंट दे रहा हूं, वो नॉर्मेटिव है, ठीक है। तो in positive economics we study how different mechanisms function, whereas in normative economics we understand whether these mechanisms are desirable or not। कि मतलब प्राइस इंक्रीज हुआ है, मैं बोलता हूं पेट्रोल का प्राइस 100 रुपए लीटर है, हुआ है, अब उसी जगह मैं बोलता हूं क्यों हुआ, हो सकता है यार पीछे वॉर लग गई थी उस वजह से हो गया हो सकता है बैरल महंगा हो गया उस समय हो सकता है कि हाँ भाई सरकार को टैक्स के इश्यूज आ रहे हो, कहानियां बना रहा हूं उसके बाद में, वो नॉर्मेटिव बात कर रहा है, ठीक है। कि हाँ भाई ये डिफरेंट पॉजिटिव है, वो डिफरेंट इकोनॉमिक फिनोमिना को डिस्क्राइब कर रहा है, ये सोल्यूशंस दे रहा है वैल्यू के ऊपर, मेरी बात के ऊपर कि हाँ यार ऐसा कर सकते हैं, हाँ भाई मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली में जा रहा हूँ 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को मैं दिल्ली जा रहा हूँ, फैक्ट। कैसे जा रहा हूँ, कब जाऊंगा, उधर कैसे जाऊंगा, उधर कैसे, उधर कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं कहानियां बना रहा हूँ, एक बोला कि थॉट प्रोसेस चला रहा हूँ अपनी, कैसे कर सकता हूँ, कैसे होऊंगा, क्या खाऊंगा उधर, कहाँ कहाँ जाऊंगा उधर, वो सारी बात कर रहा हूँ। ऑलराइट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलाइज ऑन द पास्ट एंड द प्रेजेंट डाटा फॉर फ्यूचर assumption, लेकिन यहां पर फेयरनेस और वैल्यू की बात की जा रही है। पॉजिटिव के अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है कि विराट कोहली ने सेंचुरी मारी है, ठीक है, वो थक गया उसके बाद इतनी बैटिंग करके, लेकिन इधर जब मैं बोल रहा हूँ विराट कोहली सेंचुरी मारेगा अगले मैच में भी मार देगा, जजमेंट दी, ओपिनियन दे दिया। पॉजिटिव इकोनॉमिक फैक्ट है, फैक्चुअल है। नॉर्मेटिव प्रिस्क्रिप्टिव है, प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या, मैंने एक किस्म से ना एक प्रिस्क्रिप्शन दे दिया कि ये दवाई खाओ, आप इससे फर्क पड़ जाएगा, अगर नहीं पड़ेगा तो आपको ये दवाई लेनी पड़ेगी। प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ये होता है, डॉक्टर पास जाते डॉक्टर बोलता है ना यार इस दवाई से फर्क पड़ जाएगा, अगर आपको फर्क नहीं पड़े तो आप ये दवाई ले लेना। उसके बाद पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो ऑब्जेक्टिव पे बात करता है कि हाँ भाई सिंपल एक पॉइंट बता देगा ये सेंचुरी है। जो नॉर्मेटिव वो सब्जेक्टिव है, मतलब वो पूरे पड़ेगा कि इंडिया टीम जीती है उसमें कोऑर्डिनेशन की वजह से, विराट कोहली की बैटिंग की वजह से, नहीं कुलदीप यादव ने विकेट ली थी, नहीं रविंद्र जडेजा ने विकेट ली थी, नहीं उसने कैच पकड़ा था, ये सारी बातें आ गई, सब्जेक्टिव है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को वेरीफाई कर सकते हो, मैंने आपको बताया स्कोर कार्ड खोला वेरीफाई हो गया, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये फैक्ट नहीं है, ये एक व्यूज है, एक वैल्यूज है, एक ओपिनियन है, एक जजमेंट है। ऑलराइट, फिर हम लास्ट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट चैप्टर विच इज मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में फर्क क्या है।
देखो मैंने आपको बताया इकोनॉमिक्स की दो बेसिक ब्रांचें हैं, ट्रेडिशनली से अभी से लेके पुराने समय से लेके आज तक यही चल रहा है। इकोनॉमिक्स को हम पढ़ते हैं माइक्रो और मैक्रो के अंदर, ठीक है। इसके फादर हैं कीन्स, ये भी आपकी बुक में नहीं होगा, ठीक है। इसके फादर हैं कीन्स हमारे, ये याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो अब हम ये बात करेंगे कि हाँ भाई माइक्रो और मैक्रो है क्या। देखो जब भी मैं किसी इंडिविजुअल यूनिट की बात करूंगा, फॉर एग्जाम्पल एक आईफोन का प्राइस ये है, मैं बोलता हूं देश के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर ये हालात है, मैं बोलता हूं एक सिंगल चीज होगी, ये जो इंडस्ट्री लगाई है इसका ये आउटले है, ये सेल्स है, ठीक है, ये कंज्यूमर ये खरीदता है। एक पर्टिकुलर इंसान की, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, तब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से डील करूंगा, जिसके अंदर मैं कॉस्ट की बात कर सकता हूं, मार्केट की बात कर सकता हूं, ठीक है, मैं प्रोडक्शन की बात कर सकता हूं, प्रोडक्शन ऑफ वन पर्टिकुलर यूनिट। बात यह सब, ये जो बात कर रहे हैं मैं एक यूनिट की बात कर रहा हूं, एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, तब मैं ये सब बात करता हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर होता है इकोनॉमी एज अ होल, मतलब कि पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं कि हाँ भाई मेरे देश की टोटल आउटपुट ये है, मेरे देश की टोटल वैल्यू ये है, मेरे देश की टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये है, मेरे देश में इन्फ्लेशन हुई है। मैं बोल दूं आपको कि हाँ भाई मैगी का प्राइस बढ़ गया, वो तो इंडिविजुअल यूनिट है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अगर मैं बोलूं देश में पेट्रोल, मैगी, आटा, चावल, सबका, सब्जियों का सबका प्राइस बढ़ गया, तब मैं बात करता हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैक्रो मींस एज अ होल, सबकी बात की मैंने मैक्रो के अंदर, माइक्रो के अंदर मैंने इंडिविजुअल बात की। उसी चीज को अब हम रीड कर लेंगे। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। सो लिखा क्या गया है, in microeconomics we study the behavior of individual economic agents in the markets for different goods and services and try to figure out how prices and quantities of goods and services are determined through interaction of individuals। इंडिविजुअल्स वर्ड याद रखना, इंडिविजुअल के ऊपर बात कर रहा हूं, सिंगल पर्सन, एक यूनिट, ठीक है। इन मैक्रो वी स्टडी इकोनॉमी एज अ होल बाय फोकसिंग ऑन आवर अटेंशन ऑन एग्रीगेट का मतलब होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है टोटल, एग्रीगेट का मतलब है टोटल, समीशन बोलते हैं ना कि हाँ भाई समझ लो इस इंडस्ट्री ने 100 किया, ठीक है, हमारा ये समझ लो ये तुम्हारी दुनिया है। यार ये अगला चैप्टर खुल गया, वाओ। मैं बोलता हूं ये पूरा इंडिया है एग्जाम्पल, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इंडस्ट्री हैं टोटल, 20 इंडस्ट्रीज हैं टोटल। एग्जाम्पल है, हाइपोथेटिकल बात है, बहुत ज्यादा है। मैं बोलता हूं आपको कि एक इंडस्ट्री, नंबर 1 इंडस्ट्री जो है हमारी ये वाली, इसका जो टोटल प्रोडक्शन है या टोटल प्रोडक्शन है इसकी, वो है 1,00,000 यूनिट। ऑलराइट, दिस इज माइक्रो, कि मैं हर एक इंडिविजुअल यूनिट की बात करता हूं। मैं 13th नंबर का, 13th वाले का समझ लो 5,00,000 यूनिट है, 14th वाले का 2,00,000 यूनिट है, 7 वाले का 30,000 यूनिट है। मैं इंडिविजुअली सबकी बात कर रहा हूं, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं बोलता हूं इन सबकी टोटल प्रोडक्शन कि मैं 1 की प्रोडक्शन +2 +3 के लगे +20 की टोटल प्रोडक्शन कितनी है टोटल, तब मैं बात करता हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स की टोटल इकोनॉमी में क्या चल रहा है। ऑलराइट, तो सम की बात की है, ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑलराइट, इसके अंदर क्या क्या बात की गई, एग्रीगेट प्राइस लेवल क्या, एम्प्लॉयमेंट क्या, टोटल आउटपुट क्या, कि एग्रीगेट कैसे निकलेंगे, कैसे उनकी चेंजेस आएंगे, कैसे प्रोडक्ट प्राइस चेंज हो गया। इसके अंदर बेसिक बातें क्या होती है, टोटल आउटपुट पूरी इकोनॉमी का, हाउ आउटपुट कैसे ग्रो करेगा, रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी कैसे इंप्लॉय होंगी, कैसे इंप्लॉयमेंट है हमारी, पॉवर्टी क्या है, सबकी बात करते हैं ना, पॉवर्टी के अंदर सब कुछ गिनते हैं, एम्प्लॉयमेंट में हम सबकी देखते हैं। ऑलराइट, और प्राइसेस, इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई, ये सब जो है ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। एंड दिस वाज योर चैप्टर नंबर 1। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। मैंने एक एक चीज को इन डेप्थ आपको समझाने की कोशिश की है। अगर तब भी आपको चीज नहीं, आपको तब भी थोड़ा डाउट है, एक बारी वापस वीडियो देखो। अगर फिर भी डाउट रहता है,
फिर आप कमेंट डाउन करो। अगर कोई इशू लगता है कि सर हमको अभी तक ये कंसेप्ट, ये वाली चीज़ नहीं समझ आई, मैं नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगा। हमारे इस बैच का यही मतलब है, हमारे बैच का नाम है कॉमर्स के चीते। इस बैच का बेसिक सा फंडा यही है, जो बच्चे अभी तक तैयारी नहीं शुरू कर पाए, जिनको डिफिकल्टी आ रही है, जिनको प्री बोर्ड का डर है, हाफ ईयरली परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई है, वो लोग अच्छे से परफॉर्म कर पाए, ताकि उनके फाइनल एग्जाम्स तक उनकी तैयारी ऐसी हो। देखो भाई, मैं ये चाहता हूं हर किसी बच्चे के ना इतने मार्क्स हैं कि स्वत हैरान हो जाए कि इसकी इंप्रूवमेंट कैसे हो रही है, और वो मेरे बैच का बेसिक मोटो है। और ये पूरा बैच आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करना मेरा काम है। फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। देखो भाई, पैसे नहीं ले रहा हूं, फ्री एजुकेशन है। और मेरा बेसिक गोल स्टार्टिंग से ही रहा है कि मैं चाहता हूं लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया जो है थोड़ा सा बेटर हो, थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए। बेशक मेरी सी बेसिक सी कंट्रीब्यूशन से, मेरा हो सकता है 0.001 कंट्रीब्यूशन भी बहुत इनफ है। तो टिल देन प्रमोट करो वीडियोस यार, बैच को प्रमोट करो, बताओ उनको कि यार हम लोग रह गए पीछे, इन्होंने बैच शुरू कर लिया, अभी प्री बोर्ड के लिए टाइम पे हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो टिल देन अपनी नई वीडियो में मिलेंगे हम लोग, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 2 भी मिल जाएगा आपको। अपना ध्यान रखो, ठीक है, गुड बाय।